हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और जैसा कि आप रात के 8:30 बजे हुए हैं, फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूं। और विविध एक्सप्रेस की क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन आपको कंटेंट मिलते हैं। और जो बच्चे डेली विविध एक्सप्रेस की क्लास करते हैं उनको बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। विविध एक्सप्रेस की क्लास से आप करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपका जीएस का पेपर फेल नहीं होगा। चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर दो, दिल्ली पुलिस का पेपर दो या किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में दो। आप जिसने विविध एक्सप्रेस क्लास को अच्छे से वॉच किया है, अगर वॉच नहीं किया तो पीछे की वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब पर, आप उन सभी वीडियो को वहां से वॉच कर सकते हो। आप क्लियर? विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ यानी कि आप साथ सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाएं। और पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 विविध एक्सप्रेस की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट के लिए, सौर मंडल के जनक कौन है? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, सौर मंडल के जनक कौन है? अगर आपसे सौर मंडल का जनक पूछा जा रहा है तो आप बताइए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सौर मंडल का जनक कौन है। कॉपरनिकस लिखिए आप सभी स्टूडेंट, कॉपरनिकस। सौर मंडल के जनक कौन थे? कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे आप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहां पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम भारत के कौन से राज्य में है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे आप, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप। खगोलीय इकाई, इसे बोलते हैं खगोलीय इकाई। लिखिए आप सभी, खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति आप बताओगे, पहला सभी के याद है। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? वह कौन सा दूसरा व्यक्ति था जो चांद पर सब उतरा था? फर्स्ट नंबर पहले उतरा था नील आर्मस्ट्रांग, और सेकंड व्यक्ति कौन था जो चांद पर उतरा था? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं एल्ड्रिन। ऐसे धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को वॉच करते चलोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जीएस की तैयारी विविध एक्सप्रेस की क्लास में ही आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और लेकिन जो प्रॉपर क्लास चलती है वो भी आपको अच्छे से वॉच करनी है। प्रॉपर क्लास इसलिए कि आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक किस तरह से, टॉपिक में कितना सिलेबस लगा हुआ है। विविध एक्सप्रेस क्लास आपको सिर्फ रिमाइंड के लिए होती है, आपको सिर्फ रिविजन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं? सभी स्टूडेंट लगाएं अपने कमेंट बॉक्स में, कहां से परावर्तित होती हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। ये क्वेश्चन बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं? यानी कि आयन मंडल से होती हैं। कहां से होती हैं? आयन मंडल। अच्छा, सभी स्टूडेंट बताएं आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोला गया? आइनोस्फीयर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइनोस्फीयर। अब अगर मैं यहाँ पर जो आयन मंडल की यहाँ बात आ रही है तो और भी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ सकता हूँ। क्लियर? सभी स्टूडेंट तैयार रहें। इस आयन यानी कि वायुमंडल के 1-2 क्वेश्चन और आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी साथ जब यहाँ आयन मंडल आ गया है तो वायुमंडल के और क्वेश्चन भी मेरे याद आ रहे हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कुल परत कितनी है?
तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, वायुमंडल की कौन सी परत का घनत्व सबसे ज्यादा है? डेंसिटी घनत्व सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मौसम संबंधी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं? मौसम संबंधी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं? कौन से मंडल में होती हैं? तो सभी स्टूडेंट इन 4 क्वेश्चनों का आंसर लगाएं। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर लगा भी दिया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ऑफलाइन क्लास में कई बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, और उन मेरे प्रिय स्टूडेंटों का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा जिन्होंने इंडिया ज्योग्राफी को ऑफलाइन क्लास के अंदर नोट्स बना रखा है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी न्यू ज्वाइनिंग में है, इंटर पास करके इंटर 10+2 पास किया है और अभी जनरल कम्युनिकेशन की लाइन में आए हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट विविध एक्सपीरियंस क्लास भी आप साथ के साथ वॉच करते रहें। इस क्लास में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी 10th पास किया है, 11th क्लास में है या 10+2 पास किया है। बहुत सारे बच्चे इन क्लासों को वॉच कर रहे हैं, उन्हें भी अपना टारगेट बना लिया है कि यानी कि अंडर ग्रेजुएट ही जॉब लेनी है। अंडर ग्रेजुएट भी अगर BA BSc से पहले ही, फाइनल होने से पहले ही जॉब लेनी है। बहुत बच्चे अपना टारगेट बना चुके हैं और बहुत आज की डेट में जागरूकता फैल चुकी है। क्लियर? देखिए आप सभी स्टूडेंट, वायुमंडल में कुल परत कितनी है? 5। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? यानी क्षोभ मंडल। तो प्रिय स्टूडेंट बताइए, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की कौन सी परत का घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो आपका आंसर क्षोभ मंडल ही आएगा। क्या आएगा? क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी क्रियाएं भी कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। अगर आपसे मौसम संबंधी में ये पूछ ले कि बादल, तूफान, वर्षा, अगर इनमें पर्टिकुलर भी आपसे पूछा जाए कि बादल कौन से मंडल में है, तूफान कौन से मंडल से आते हैं, वर्षा कौन से मंडल से होती है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बताना है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखें। चलो यहां पर 2 क्वेश्चन और आप जोड़ोगे। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओजोन परत कौन से मंडल में है? ओजोन परत की जो पोजीशन है, स्थिति में शॉर्ट में लिख दिया है। ओजोन जो लेयर है, ओजोन एक गैस की लेयर है, ये भी आप देखना। ओजोन एक गैस की लेयर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? डॉप्सन। डॉप्सन इसकी यूनिट है जिससे इसकी मोटाई काउंट की जाती है, डॉप्सन। और ओजोन परत कहां पर पोजीशन लिए हुए है? अगर ओजोन परत की आपसे पोजीशन पूछी जाए तो कौन सा मंडल बताओगे आप? तो सभी स्टूडेंट लगाएं, ओजोन परत की जो पोजीशन है वो समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। जहाज भी कहां पर चलते हैं? जहाज भी कहां, वायुयान भी कहां पर चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। समताप मंडल को सभी स्टूडेंट बताएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? हमारी किससे रक्षा करती है? सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? कौन सी गैस इसको हानि पहुंचाती है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब प्रॉपर नहीं लिखवाऊंगा, आप सिर्फ आपको रिमाइंड के लिए क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए, और एग्जाम में बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, यही आपसे पूछ लिए जाते हैं।
और ओजोन पर यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, 4 होती हैं, जिनमें CO2, N2O, आपका मीथेन और जलवाष्प। क्लियर। पहले मैंने आपको विविध की क्लास में लिखवा रखा है और यहां पर सिर्फ आप इतना ही लिखोगे। एक क्वेश्चन और यहां पर जोड़ोगे आप। मैंने यहां पर पूछ लिया आपसे कि कृत्रिम उपग्रह कौन सी मंडल में छोड़े जाते हैं, कौन सी परत में या कौन सी लेयर में छोड़े जाते हैं या प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो आपको बताना है जो मानव द्वारा जो सैटेलाइट होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी लेयर में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सदाबहार क्वेश्चन सारे ही सदाबहार हैं। वह एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि जो पीछे प्रीवियस सेट में ना आया हो और आगे की संभावना ना हो। 100% आगे की संभावना पूरी बनी रहती है, क्योंकि इनकी इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है। इनकी इंपोर्टेंट की पावर कितनी है, 10,000 है। तो बताइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी, जो कृत्रिम सैटेलाइट है कौन सी परत में छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में, वायुमंडल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए आप, वायुमंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए। क्लास के साथ आप बने रहिए और रहे आपके करंट अफेयर्स की बात और कंप्यूटर की क्लास की बात। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सोमवार से करंट अफेयर्स और कंप्यूटर भी आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। किसी का कोई भी टॉपिक, कोई सिलेबस नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत टाइम से पहले आपको सब कुछ करा दिया जाएगा, बहुत टाइम से पहले, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं 10-15 दिन, जिसने मेरी 1-2 महीने लगातार क्लास की हुई है तो वो जीएस में फेल भी नहीं होता है। क्लियर। ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जिसने लगातार 2 या 3 महीने मेरी क्लास की है, लगातार 2-3 महीने मेरे साथ जुड़ा रहा है, उसकी परीक्षाएं फेल नहीं हुई है जीएस में। क्लियर। अगर आप क्लास को वॉच नहीं कर रहे हो या क्लास को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आप यानी कि बीच में छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है, 4 दिन लगातार क्लास नहीं किए, तो उसके जिम्मेदार आप रहते हो। क्लियर। अगर बराबर आप मेरे साथ जुटे हुए तो आपका कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होगा और एक दिन ऐसा आएगा 3 या 4 महीने बाद आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट जीएस में हो जाओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तैयार रहेंगे। अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो आप खुद ही बोलोगे सर बार बार यही क्वेश्चन सामने आते हैं, ये मेरे सभी आते हैं। क्लियर। तो एक दिन आप ही बोलोगे 3 या 4 महीने बाद। और मैंने देखा भी है बच्चे उनके बहुत हमने इस तरह से तैयार करा दिया है। एक सब्जेक्ट 50-50 बार बच्चों ने बोर्ड से भी पढ़ लिया है, सब कुछ उनके याद हो गए और वो भी अपना आप में मास्टर हैं और बहुत अच्छे मास्टर हैं और सब वो परीक्षाओं को पास कर जाते हैं। क्लियर। तो लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली यात्री महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, यानी वह कौन सी महिला है जिसने अंतरिक्ष में जाने का सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया है, उसका नाम क्या है। लिखिए आप स्टूडेंट, वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। ये ऐसे क्वेश्चन है, अनटच क्वेश्चन है, जिनको मैं विविध एक्सप्रेस क्लास में लेकर चल रहा हूं, जो एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं। क्लियर। एग्जाम के टाइम आप ऐसे विविध के क्वेश्चन ने या प्रथम महिला, प्रथम छोटा बड़ा गर्म ठंडा, ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले रट्टा लगा रहे हो आप, तो याद नहीं होंगे, वहां आपके गलत हो जाएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन आपको बहुत जनरली बेसिकल क्वेश्चन 50 में से 15-20 क्वेश्चन तो बहुत बेसिकल आते हैं, अगर उनमें भी आपको 40% का एवरेज निकाल रहे हो आप, तो वहां मामला गड़बड़ है। क्लियर। तो इसीलिए सभी चीज पहले ही करानी पड़ती है, जिससे कि आपके पहले से ही सब कुछ तैयार रहे और आगे फिर आपने जो टेक्निकल पॉइंट है उन पर आपका ध्यान ज्यादा जाए और ये हमेशा आपके याद रहे और आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए लिखिए आप, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसरो का मुख्यालय बता दीजिए आप। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखें इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। बंगलुरु में है, यानी बंगलौर में है।
अब इसरो का फुल नेम क्या है? बार बार मैंने आपको पहले भी इसरो का फुल नेम, हेडक्वार्टर, उसके वर्तमान चेयरमैन, ये सब लिखवाए हैं। तो कुछ बहुत सोच समझ के लिखवाए जाते हैं और ये ऐसी संस्था हैं, ये बड़ी चर्चा में रहती हैं। और एग्जामिनर को, सरकार को आपसे ये मतलब नहीं कि आपने 3 साल पहले इसरो याद कर लिया था, इसरो का हेडक्वार्टर याद कर लिया था। क्लियर? गवर्नमेंट को सिर्फ ये कि जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसता है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं और समय के अनुसार चलती है गवर्नमेंट। क्लियर? जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम आयोग जो आपके लिए पेपर बनाता है वो समय के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी ज्वलंत मुद्दे सामने आते हैं और उन पर चाहे वो फिक्स क्वेश्चन बनते हैं या करंट क्वेश्चन बनते हैं, वो वहां पर रखे जाते हैं, वही आपकी नॉलेज चेक की जाती है। चाहे वो इसरो का क्वेश्चन उठ जाए या डीआरडीओ का क्वेश्चन उठ जाए, उससे मतलब नहीं कि आपने 2 साल पहले याद कर लिया, अब नहीं पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जाएगा। इसरो का फुल नेम क्या बनता है? तो सभी स्टूडेंट बताएं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और देखिए आप, चंद्रमा का परिभ्रमण, सभी स्टूडेंट को बताना चंद्रमा का परिभ्रमण, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय ले जाता है। परिभ्रमण से घूर्णन से मतलब, परिभ्रमण से मतलब घूर्णन है। क्या है? घूर्णन, ऐसे भी आप लिख सकते हो आप। परिभ्रमण से मतलब घूर्णन होता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेता है, एक राउंड लगाने में कितना समय ले जाता है। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखें चंद्रमा अपना परिभ्रमण, यानी चंद्रमा अपने परिभ्रमण में कितना समय लेता है। सभी स्टूडेंट लगाएं 27 दिन। बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है कमेंट्स में 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे। मिनट कितने आएंगे? 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। 43 मिनट 11.47 सेकंड का समय लेते हैं। क्लियर? अब यहां पर इसका परिभ्रमण है। अगर आपसे कभी कोई चंद्रमा का परिक्रमण बताइए, परिक्रमण से मतलब होता है चंद्रमा किसी और के चारों तरफ घूम रहा है, तो बताओ सभी स्टूडेंट, बहुत लॉजिकल बेसिकली क्वेश्चन है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सेम टाइम। अब आपके लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों सेम है। जितना चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय लेगा, उतना ही पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लेगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल क्या है? मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ऑरेकल अपना में क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। अब तो आपको ये कंप्यूटर क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। थोड़ा सा कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से मंडे से ट्यूसडे से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीका से क्लास के तरीका से प्रॉपर तरीका से मिल जाएंगे, जिससे कि आपको याद रहे। क्लियर? और विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैं बार बार घुमाता रहूंगा, जिससे कि आप भूलो ना। ठीक है? नेक्स्ट लिखिए आप, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? सबसे छोटी इसकी इकाई कौन सी होती है? उसका नाम क्या है? बिट। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, बिट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है बहुत ज्यादा। अगर 10 नंबर का कंप्यूटर आपको कहीं मिलेगा, जी दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर मिलेगा, तो बेसिकल उसके 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे बेसिकल आते हैं और 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। उसके लिए मैं प्रॉपर आपको कंप्यूटर क्लास दूंगा, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 5-6 क्वेश्चन तो बहुत जनरली क्वेश्चन आते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बार बार वही घूमते रहते हैं, वही रिपीटेशन होता है। क्लियर? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइए सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिलिकॉन वैली बंगलौर के लिए बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन घुमा दें हम, बहुत बच्चे एक सिलिकॉन वैली, एक साइलेंट वैली भी होता है। साइलेंट वैली किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली कहां पर है? केरला में। कहां पर है?
केरल में साइलेंट वैली है शांत घाटी। शांत घाटी आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप, शांत घाटी, शांत घाटी। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सभी स्टूडेंट लिखिए आप, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या बनता है? सभी स्टूडेंट लिखो सीडी का पूरा नाम। अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों ने लिख भी दिया है। सीडी का फुल नेम क्या बनता है? कॉम्पैक्ट डिस्क बनता है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये सीडी का फुल नेम है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये सीडी का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ये क्वेश्चन आप इसका आंसर बताइए आप। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड। आपको कंप्यूटर का विद्वान नहीं बनना है ना मास्टर बनना है, आपको सिर्फ परीक्षा पास करनी। 10 नंबर का जनरली कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको हो जाएंगे। जब 10 नंबर का अपना एक लॉजिक लगाइए, जब 10 नंबर का है तो सिलेबस बहुत कम है, सीधी सी बात ये, यानी बहुत शॉर्ट तरीका से बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर में। क्लियर? तो ज्यादा फोकस आपको 50 नंबर की जो जीएस है जनरल, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। कंप्यूटर में आपको साथ के साथ कराता रहूंगा, जितना मैं करा दूं उसमें से ही आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्लियर? वही आपको करना है, उससे अलग आपको करना भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन आपके लिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए प्रिय स्टूडेंट सभी, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत को फॉलो करता है? गणना, यानी गणना पर एक कार्य करता है। गणना आपको मैं कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव करके भी कराऊंगा पहले प्रॉपर तरीका से, फिर उसको ऑप्शनल भी आपको दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम अभी काफी है, कंप्यूटर भी आपको ऐसा लगेगा कि सारा हमारे याद है। कंप्यूटर बहुत बच्चों ने बेसिकल सीख भी रखा है। अगर किसी बच्चे ने 3 महीने 6 महीने का कोर्स कंप्यूटर का सीख भी रखा है तो वो उनके भी बहुत सारे बेसिकल क्वेश्चन तैयार हैं और वहां से उनके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल कभी करा भी नहीं है तो उन्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका भी 10-15 दिन में कंप्यूटर ऐसा हो जाएगा जिसे उन्होंने भी ऑलरेडी पहले से कर रखा हो। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप, ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सदाबहार क्वेश्चन। इसकी इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 है। इसकी इंपॉर्टेंट की पावर कितनी है? 10,000। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत को फॉलो करता है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, ये लिखा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। और जो एंडोस्कोपी होती है, एक आहार नाल की जो टेस्टिंग होती है एंडोस्कोपी के द्वारा होती है। तो एंडोस्कोपी कौन से सिद्धांत को फॉलो करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो करती है। यानी कि एंडोस्कोपी किसकी होती है? आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी टेस्टिंग के लिए, जब किसी को अल्सर वगैरह हो जाता है तो उसमें कौन सी टेस्टिंग होती है? एंडोस्कोपी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा कि एंडोस्कोपी कौन से सिद्धांत को फॉलो कर रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो कर रही है। क्लियर? लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल के जनक कौन है? बड़ा आसान क्वेश्चन, आप तुरंत देखते नहीं बता दोगे आप। ट्रिपल डब्ल्यू, देखो ये क्वेश्चन इसलिए आपसे लिखवाए जा रहे हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आपके गलत ना हो। अगर गलत हो गया तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये जनरली बेसिकल क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। ट्रिपल डब्ल्यू का जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अब ट्रिपल डब्ल्यू का, ये आपका ट्रिपल डब्ल्यू है, इसका फुल नेम क्या बनता है? वर्ल्ड वाइड वेब। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखो, इसका फुल नेम तो लिख ही दोगे नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल नेम वर्ल्ड वाइड
वेव। सभी स्टूडेंट नोट करें इसको। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए लिखिए आप। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को छोड़े नहीं बिल्कुल भी, आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ एग्जाम आ जाए, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कहां पर आ जाए और आपको मेरी वो आवाज वहां एग्जाम हॉल के अंदर सुनाई दे पड़े कि ये क्वेश्चन तो हमको इस तरीके से बताए थे, इसका आंसर ये आएगा। बहुत सिलेबस होता है और ऐसा भी होता है कि बच्चे कभी कभी अनटच भी रह जाते हैं, सब्जेक्ट सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। तो इसलिए विविध एक्सप्रेस की क्लास और प्रॉपर क्लास में आपको दे रहा हूं, तो आप मेरी ये 2 क्लास तो बिल्कुल मत छोड़ना अगर आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास करनी है। क्लियर? तो आप बोलोगे तो मैं स्पीड बहुत ज्यादा भी बढ़ा दूंगा और आप बोलोगे स्लो करना है तो स्लो ही स्पीड चल सकती है। कितनी स्पीड आप मुझसे बढ़वा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट बच्चे थोड़े से नए भी हैं, अभी बिगिनर हैं और कंपटीशन की लाइन में जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा स्लो पढ़ो तो बेटर है। क्लियर? टाइम बहुत है, हम टाइम से लग चुके हैं और हमने आपको इतना बहुत कुछ करा भी दिया है और कहीं भी आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अगर आप डरोगे या ज्यादा पैनिक इसमें होगे लेकर परीक्षा को लेकर तो वहां मामला गड़बड़ है। मटेरियल के लिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, अपने पास एक एक बुक जो है उनसे ही सफिशिएंट, उनको ही 10, 20, 50 बार पढ़ना है और अपनी क्लास को वॉच करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। जो प्रीवियस सेट ये जो आपकी विविध एक्सप्रेस क्लास चल रही है, ये क्लास ऐसे ही नहीं चल रही है। पिछला 20, 30, 50 साल का जो निचोड़ है, जो पीछे कोई क्वेश्चन फिक्स में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे गए, कौन से क्वेश्चन का परसेंट कितना ज्यादा रहा है पूछने का, वो सब बोर्ड पे यहाँ आते हैं। वो इसलिए आते हैं, कोई भी आप एग्जाम देते हो, कोई भी आप एग्जाम में बैठोगे तो 60%, मैं फिर आपको एक खुलासा करना चाहता हूं, 60% हमेशा रिपीटेशन होता है। 100% में से 60% जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में वो रिपीटेशन होते हैं। रिपीटेशन से मतलब पिछले एग्जाम में वो आए हुए होते हैं। 60% रिपीटेशन होता है, 40% कुछ नया जुड़ता है। क्लियर? तो 60% पर अगर आपकी पकड़ है तो 10-20% आपको बढ़ाना है, आपकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको एक ट्रैक पर रहकर एक थोड़ा सा टेक्निकल तरीका से वर्क करना है। यानी ऐसे मूर्खपणे में बिल्कुल नहीं तैयारी करनी है कि कोई सी किताब उठाई, आज ये उठा ली, कल वो उठा ली, कल वो बुक उठा ली, कल ये उठा ली, इस तरीका से नहीं करना है। ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती। बड़े स्मार्टनेस होकर आपको तैयारी करनी है और स्मार्ट तरीका से ही परीक्षा पास होती है और मेहनत से पास होती है। पूरे दिन आपको स्टडी करनी है बट सही ट्रैक पर रहकर मेहनत करनी है। जो बुक आपके पास है उसको सफिशिएंट है, उसी बुक को बार बार पढ़ें, उसी बुक से संतुष्ट रहें और अपने अंदर एक विश्वास जगा के रखें। अगर अपने अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। ये इतनी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर विश्वास कहीं आपका धैर्य डगमगाया हुआ है और परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हो आप, और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाकर आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। उसका सिर्फ ये होता है अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हो और क्वेश्चन आप पर आता है और घबरा कर आपने गलत कर दिया है, सिर्फ रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। अगर आप उसी क्वेश्चन को 50 बार प्रैक्टिस करके जाते तो आंख मीच के लगा देते आप इसका आंसर ये है। और इतने क्वेश्चन आप ठीक करे जाते, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, इतने क्वेश्चन आप ठीक करते। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको आंसर की बुकलेट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है और आप ऐसे उड़ा भी सकते हैं कि मेरी परीक्षा पास होगी, किसी की हुए ना, मुझे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आयोग बोर्ड जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अपेक्षा आपसे कर रहा है, अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो उसकी अपेक्षा सिर्फ आपसे 2 रुपए मांगने की है और 98 रुपीज आप अपने घर के लिए बचा कर ले आए हो। ये नहीं कि आपसे उसने 100 रुपए मांग लिए, जेब में 2 रुपए हैं। क्लियर? ये नहीं होना चाहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आयोग बोर्ड आपसे कितने भी किस तरह से कैसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे, आपको सब कुछ पता है और उसने मात्र आपकी तैयारी का 2% पूछा है, 2% आपसे पूछा है, आपको सब कुछ पता है। 98 को अपना वापस ले आओगे आप। ठीक है? कोई सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई 100 रुपए मांग रहा है, जेब में 2 रुपए रखे हुए तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपको और उससे एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये आगे लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? वाटर गैस का फॉर्मूला क्या बनता है? यानी कि वाटर गैस में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? CO का मिश्रण होता है, H2 का मिश्रण होता है, CO2 का मिश्रण होता है। CO, H2 और CO2। अब यहां पर आप देखोगे CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी मात्रा 45% है, H2 की मात्रा 49% है और इसकी मात्रा 4.5% है। क्लियर? इतना आप इसमें लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट लिखिए आप, यानी कि नीला थोता किसे कहते हैं? नीला थोता किसे कहते हैं? नीला थोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के लिए बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोता बोलते हैं
और नीला तोता का फॉर्मूला क्या है, CSO4 इंटू 5S2। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ऐसे नहीं क्लास छोड़ के आप चले जाओ। क्लास छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं जाना, साइंस के क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़े से बोरिंग आपको करें। क्लियर? लिखिए आप सब स्टूडेंट, समभारी। समभारी किसे कहते हैं और समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? शॉर्ट में बताना है, कुछ भी आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है यहाँ पर। सिर्फ आपको शॉर्ट में बताना है कि समभारी, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। वे तत्व, सभी में लिखोगे आप, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं क्या कहलाते हैं? अब इसमें सेम ऐसे लिखोगे, यहां लिखोगे परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। होते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एक कुछ देखो आप, समभारी को आइसोबार बोलते हैं, इसको आइसोटोन बोलते हैं, इसको आइसोटॉप बोलते हैं, इसको आइसोटोन बोलते हैं। इनकी इंग्लिश के नाम भी है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखोगे आप, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या बनता है? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बताना है सिर्फ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अपने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट लिखिए आप सभी, क्या बनता है? CaOCl2। क्लियर? जिप्सम का फॉर्मूला क्या बनता है प्यारे स्टूडेंट, बताइए आप। जिप्सम का जो उत्पादन राजस्थान में ज्यादा है और देश की बात करोगे तो चाइना में सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो जिप्सम का जो फॉर्मूला बनता है वो CSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 2S2। पानी के दो मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 2S2 क्या कहलाएगा? जिप्सम। सीमेंट को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सीमेंट को कड़ा करने के लिए 2% जिप्सम मिलाया जाता है, 2% जिप्सम मिलाया जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्या कारण बनता है? बताइए आप सब स्टूडेंट। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, रीजन क्या बनता है, किस कारण बर्फ पानी पर तैर रही है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी रहे हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो लगाइए सब स्टूडेंट, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, यानी कि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से, बर्फ का आयतन पानी के आयतन से, यानी बर्फ का घनत्व लिख सकते हैं, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण तैरती है, कम होता है इस कारण तैरती है। एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखिए आप सभी स्टूडेंट, विनेगर किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं विनेगर क्या है, विनेगर किसके लिए बोलते हैं, विनेगर किसे कहते हैं? सभी स्टूडेंट लगाएं, यानी विनेगर किसे कहते हैं? सिरका के लिए बोलते हैं, सिरका के लिए क्या बोलते हैं? विनेगर सिरका एक ही बात है। क्लियर? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? सभी स्टूडेंट पहले इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या बनता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, मुख्य कंपोनेंट क्या बनता है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो CH4 है। CH4 ये आदर्श गैस है, और CNG का मुख्य घटक भी आपसे पूछे तो CH4। बाकी इसमें प्रोपेन, इथेन ये भी होती हैं, बट मुख्य घटक आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक बताइए, तो आपको आंसर क्या आएगा? मीथेन, यानी CH4 आएगा। क्या आएगा? CH4। हीरे में चमक किसके कारण आती है?
हीरे में चमक जो आती है वो किसके कारण आती है? हीरे में जो चमक है वो किसके कारण चमक आती है? यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है एग्जाम में, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बच्चे जीएस में क्वेश्चन गलत क्यों कर जाते हैं, क्यों कमजोर रहती है? क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं। जब सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं उनके फिर सिलेबस भी होते हैं और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो बेसिकली क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जीएस में ज्यादातर मोस्टली 80% क्वेश्चन आपको बहुत बेसिकल क्वेश्चन दिखाई देते हैं, बट थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है, इस वजह से बच्चे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, सब पूरे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन आसान नहीं आता है। सपोज अगर आपने हीरे का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपका ये गलत हो गया। क्लियर? ये तरीका है। आपने और कोई पॉइंट नहीं पढ़ा, जैसे अभी लिखवाया प्राकृतिक गैस का या एलपीजी गैस का, अगर आपने कहीं से भी कोई पॉइंट छोड़ दिया, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो गलत हो गया। तो क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन जीएस में नहीं आता है। आते हैं 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के लिए हार्ड है। जो क्वेश्चन हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 60-70% तो रिपीटेशन होता है, आप उसको अच्छे से विविध एक्सप्रेस की क्लास से वॉच कर सकते हैं। आप अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को वॉच कर रहे हैं तो समझो कि 60-70% तो आपको रिपीटेशन जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल डिक्टो आएगा, रखा मिलेगा। वो आपका हमेशा आपका मॉरल है, वो कम टाइम में आपको नंबर स्कोरिंग मिल जाएगी और आप मैथ रीजनिंग पे अपना टाइम लगा सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, दिल्ली पुलिस में जो 60 नंबर की जीएस लगी हुई है उसके लिए आपकी विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। और जितना आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम को भी बचाएगी, प्लस कम समय में ज्यादा स्कोरिंग करेगी। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कम समय में ज्यादा स्कोरिंग, और जो टेक्निकल क्वेश्चन जहां आपको टाइम लगता है वो उसके लिए टाइम बचा कर रखेगी। जो उसके लिए 1.5 घंटे, उसके लिए पूरा टाइम बच जाएगा। यानी कि जब उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम, ये 15-20 मिनट का रोल है इसका, उसके बाद जितना टाइम आपके पास बचेगा वो सारा आपको मैथ रीजनिंग पे लगाना है। अगर सपोज करो जीएस ही आपका अच्छा नहीं है, जीएस सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, नंबर 60 नंबर का लगा रखा है, 60 क्वेश्चन जीएस के वहां पर आएंगे और आपका अच्छा नहीं है और आप तो पूरा घंटा उसी में पी जाओगे क्योंकि जीएस तैयार ही नहीं है। तो जीएस का सिर्फ फंडा यही है कि जीएस, आप सिर्फ जीएस की एक बुक अपने पास रखो और बाकी अपनी क्लास को वॉच करते रहो। 2 क्लास में आपको पढ़ाता हूं, विविध एक्सप्रेस की क्लास, जिसमें 100-150 क्वेश्चन डेली आपको कराए जाते हैं। और ये जो 100-150 क्वेश्चन है यही आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा को पार उतार कर ले जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। और मेरा सिर्फ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप बाद में वॉच ना करें, साथ के साथ वॉच करें। जब 8:30 बजे क्लास आती है तो जब ही वॉच करें तो ज्यादा बेटर है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट है। जब बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं तो आप भी इंस्पायर हो रहे हो, आपको और क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहे हैं। क्लियर? तो ज्यादा बेटर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप, यानी कि जब क्लास आती है तभी आप उसको वॉच करें। अगर जो बच्चे बाद में उसे वॉच कर रहे हैं तो उसका मतलब फिर ये कि उन्हें फिर वहां पर लापरवाही हो सकती है, वीडियो छूट सकती है। क्लियर? फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आ जाती है, फिर पेंडिंग हो जाती है, फिर सिर में दर्द होता है, फिर बाद में उनको लिखना रह जाता है। क्लियर? फिर वो बाद में वीडियो को पॉज कर करके, बैक कर करके, फॉरवर्ड कर करके उनको लिखते रहते हैं, वहां उनका समय बर्बाद हो जाता है। 8:30 बजे जब क्लास आती है, 8:30 बजे ही आप क्लास के साथ जुड़ जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट डे में जब विविध एक्सप्रेस चलेगा तो सबसे पहले आपकी वो प्रॉब्लम ही हल करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? आगे लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए आप, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल। अब क्वेश्चन टेक्निकल नहीं है, सिलेबस तैयार नहीं था, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड की चाल वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल ये होती है। और वायु में, जल में कितनी होती है? यानी कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 होती है। 1483 मीटर पर सेकंड होती है। 1483 और में भी होती है, एल्युमिनियम में होती है, यानी एल्युमिनियम कितने? 6420 होती है। एल्युमिनियम में लगाओगे आप 6420 होती है। आपका लोहा में 51 कुछ होती है, बट आप ये 3 लिखोगे फिलहाल। टॉपिक चलेगा फिजिक्स का, वहां बहुत अच्छे से जब साउंड का, ध्वनि का टॉपिक चलेगा तो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीका से सब कुछ समझ में आपकी में आएगा। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊं आपकी समझ में ना आए, केमिस्ट्री पढ़ाऊं आपकी समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? अगर आप क्लास को बराबर वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ आप जुटे हुए आप, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को बाद में वॉच कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ क्लास के साथ जुटे रहिए, उसको आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम
किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, 27 नवंबर की जो डेट आ रही है उस डेट में आपको एग्जाम, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 27 नवंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट बढ़ सकती है, बट आपको जो टारगेट लेके चलना है, आपको जो टारगेट लेके चलना है वो टारगेट नवंबर का लेके चलना है। और नवंबर में भी आपको मात्र यानी कि 10 नवंबर फाइनल करना है। 10 नवंबर से पहले सब कुछ फिनिश, 27 का अगर पेपर है तो 10 नवंबर में आपको सब कुछ तैयार कर देना है। और इतना मैंने तैयार, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर दिल्ली पुलिस का तुमसे आज पेपर कराया जाए तो आज भी आप उस पेपर को हल कर दोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? इतनी तैयारी आपकी, अपने अंदर की क्षमताओं को, अपनी पावर को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप सबसे बड़ी बात है, आप अपने अंदर की पावर को नहीं पहचान पाते, आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या से क्या कर सकते हो, कितनी आप तैयारी कर सकते हो, कितनी आप मेहनत कर सकते हो। आप अपने आप को पहचानिए। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, आपका कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम, कोई कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ पास होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में तारों का टिमटिमाना किसका कारण बनता है? रात में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। पानी में जो सिक्का डालते हैं वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा आपको लाइट का टॉपिक, तो उसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो फिर आपके प्रॉपर क्लास में भी लिखे रहेंगे, विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी लिखे रहेंगे, और आपका कम से कम अच्छे तरीका से आपके सारे कंटेंट तैयार हो जाएंगे। क्लियर? सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप इसी में। साधारण बातचीत में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? साधारण बातचीत में, साधारण बातचीत में ध्वनि कितनी उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, उसकी यूनिट डेसिबल क्या है? डीबी, स्मॉल डी और कैपिटल बी से ऐसे लिखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? यानी कि डेसिबल से मापी जाती है। डेसिबल से मापी जाती है। वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन है, वस्तु का भार। ये क्वेश्चन आपको जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा वहां दिखाई देंगे तो आपका मॉरल हाई रहेगा। वस्तु का भार मैक्सिमम कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर होता है। शून्य कहां पर होता है? केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। और स्विमिंग पूल का गहरा दिखने का कारण भी क्या है? अगर स्विमिंग पूल आपको बहुत गहरा दिखाई पड़ रहा है, गहरा है नहीं, तो का रीजन क्या बनेगा? स्विमिंग पूल लिखिए आप। स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल का गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? देने का कारण क्या है? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं, क्या आएगा? स्विमिंग पूल का गहरा दिखाई देने का कारण, और पानी में पड़ा सिक्का दिखाई देने के कारण, तारे टिमटिमाने का कारण, सब क्या आएगा? अपवर्तन। अपवर्तन का जब आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीका से एग्जाम, यानी कि प्रैक्टिकल तरीका से आपको डायग्राम बताकर बताऊंगा कि अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है। जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल में आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो आप ऐसे उनके फिर किसी भी एग्जाम्पल को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीका से पता है इसका मतलब इस तरीका से होता है, इस कारण ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इस कारण ये, यानी कि इस कारण वो इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, किस तरीका से यानी कि व्यतिकरण होता है। क्लियर? सारे सब कुछ सारे कंटेंट आपको यहाँ पर आ जाएंगे, बट क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आसान क्वेश्चन, एक्सरेज की खोज किसने की है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी स्टूडेंट। एक्सरेज की खोज किसने की? जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सरा बोलते हैं। एक्सरेज की खोज किसने की? रॉन्टजन, यानी कि रोंटजन बोलते हैं। रोंटजन, रोंटजन भी लिखा था, रोंटजन भी लिखा था, मतलब एक ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखोगे आप यहाँ पर, सर्वोदय योजना किसकी देन है? इतिहास का क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना किसकी देन है? उस व्यक्ति का आप नाम लिखोगे। सर्वोदय योजना किसने स्टार्ट की थी? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। सभी स्टूडेंट नोट करें, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, यानी सर्वोदय योजना। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखूंगा अभी, सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
लिखिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए 19 सदी के पुनर्जागरण से एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है। इतिहास की प्रॉपर क्लास चलेगी तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको लिखवाया जाता है। अब यहाँ विविध एक्सप्रेस की क्लास है तो शॉर्ट तरीका से आप इसमें बताओगे आप। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, इनके आपको सिर्फ फाउंडर बताने हैं, ओनली फाउंडर। वेद समाज, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, अभी पीछे भी शायद विविध एक्सप्रेस क्लास में मैंने आपको ये पॉइंट इस तरह से लिखवाए हैं। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के फाउंडर कौन है? और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है? प्रतिबंध किसने लगाया है? किसने लगाया? सभी स्टूडेंट इस लाइन, सभी इसको नोट करें और जिन स्टूडेंट के इनके क्वेश्चन के आंसर याद हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में भी लगाएं। क्लियर? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ लोगे आप, विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ है? इसका आप सन बता देना, कब लिखा मैंने और किसने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। एक भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा अगर आप क्लास को बार बार वॉच कर रहे हो। आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होगा अगर आप मेरी क्लास के साथ जुटे हुए हो। आप सब्जेक्ट वहां कमजोर होगा जब, पहली बात तो आपके, देखो आप खुद भी कर सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो रेगुलरिटी से आप पढ़ते रहोगे। आप जो टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं आप भी जाकर उनका एनालिसिस करोगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट यानी कमजोर नहीं होगा, परीक्षा पास हो जाएंगे। देखिए आप, आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ मैं जोड़ सकता हूं बट अभी नहीं जोड़ सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का जो स्थापना 1875 में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर है। विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ है? 1893 में हुआ है। कहां पर हुआ है? शिकागो में हुआ है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया है। क्लियर? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अभी जो प्रार्थना समाज है किसके प्रयासों से बनाया गया था? बहुत बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंग। और किसके सहयोग से ये समाज बनाया गया? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बनाया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज और वेद समाज। केशव चंद्र सेन का देवेंद्रनाथ टैगोर का कैसे आपस में विवाद हुआ वो सब आपको इतिहास से प्रॉपर क्लास चलेगी तब उसमें आपको लिखवाया जाएगा। किसने कौन से मेंबर बने, उसके बाद क्या बने, कैसे कैसे आपका ब्रह्म समाज डिवाइड हुआ। क्लियर? तो ये है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। अभी आपका पीछे यूपी पुलिस में ये आपसे पूछा गया था, आपसे अपेक्षा की गई थी ये बताइए रामकृष्ण मिशन कौन सी सन में हुआ है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन महापुरुष था? स्वामी विवेकानंद। कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद जी ने ये मिशन बनाया, 1897 में बनाया। 1807। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा गया है। विविध एक्सप्रेस की जो क्लास में ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे, यहीं से आपको दिल्ली पुलिस में भी एक क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देगा। क्लियर? दिल्ली पुलिस में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दिखाई देगा। बहुत 19वीं सदी के पुनर्जागरण से कोई आज तक जीएस का पेपर ऐसा नहीं बना अगर जहां 50 नंबर की जीएस लगी हुई है और 19वीं सदी के पुनर्जागरण से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। मैं आपसे पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, 19वीं सदी के पुनर्जागरण से 100% क्वेश्चन आता है। आगे अगर 1% वो चूक गया है वहां से, 19वीं सदी के पुनर्जागरण से उसने क्वेश्चन नहीं रखा है तो आगे नेक्स्ट आपका नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है। 1885 से लेकर 1947 के बीच की कोई भी सन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां से या 2 क्वेश्चन आपसे वहां से उठा लेता है। क्लियर? तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन इतिहास पढ़ रखा है उनका नेशनल मूवमेंट का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उन सभी स्टूडेंट के सारी सन याद है, कौन सी सन में क्या घटना है वो सब कुछ याद है, उतना ही आपसे पूछा जाता है। क्लियर? आगे देखिए आप, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केसरी धरलू नायडू। केसरी धरलू नायडू। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम, ये तो आप लगाए दोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सी सन में? 1829 में। 1829 में। अब यहाँ पर आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
और थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? मैडम ब्लावस्की, मैडम ब्लावस्की। कर्नल ऑलकॉट भी यहाँ पर नहीं लिखोगे आप, मैडम ब्लावस्की। चलो यहाँ पर देखिए आप, मैडम ब्लावस्की। क्लियर? और क्या बच गया? सब हो गया। एक क्वेश्चन, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। ब्रह्म समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय, 1828। 1800 बहुत सदाबहार क्वेश्चन, एग्जाम में डिक्टो रखा मिला है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, विश्व धर्म सम्मेलन, रामकृष्ण मिशन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाता है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलो आज आपका इतिहास के क्वेश्चन तो हो गए हैं, बट आज संविधान के क्वेश्चन नहीं हुए। संविधान में चलो मैं आपको बहुत मोटा मोटा ऐसे पूछ लेता हूं आपसे। जिन्होंने मेरी 13-14 वीडियो संविधान की यूट्यूब पर डाली हुई हैं, जिन्होंने उनको बहुत अच्छे से वॉच कर लिया है, आपका वहां संविधान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत स्पेशल वीडियो वो बनाई गई हैं, आप उनको वॉच कीजिए। संविधान की स्पेशल वीडियो, जो बच्चे यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनका 50% संविधान मैंने 13-14 वीडियो में यूट्यूब पर डाल दिया है। एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाल सकते हो कि जो भी आपकी समस्या है। यूपीएसआई में जितना संविधान हम लिखवाते हैं उससे बाहर एक भी पेपर में नहीं आता है। अगर अब यूपीएसआई में बहुत बच्चे गुमराह भी होंगे इस टाइम, किसको लेकर? आईपीसी आरपीसी को लेकर गुमराह होंगे। वहां के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा मोस्टली वहां पर 90%, 90-95% संविधान का रोल होता है और वहां केसेस भी नहीं आते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं केसेस करा दूंगा, यूपीएसआई का एक स्पेशल बैच हम चलाएंगे, वहां पर आपको मैं 50-60 केसेस कराऊंगा, उनमें से आपको 1 या 2 केस मिल जाएगा, आएगा तो। वरना संविधान का रोल सबसे ज्यादा है और संविधान भी उसमें ज्यादा आता है। अब संविधान के 2-4 क्वेश्चन देख लो आप। मैं चलो आपको होमवर्क देता हूं संविधान के लिए, रिपीट के लिए। देखिए आप सभी स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 का आपको बताना क्या लिखा हुआ है, 48 के क में क्या लिखा हुआ है, 39 के क में क्या लिखा हुआ है, 51 के क में क्या लिखा हुआ है, 74 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 74 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 21 के ए में क्या लिखा हुआ है। ये आपका होमवर्क है। अनुच्छेद 28 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है, 33 में क्या लिखा हुआ है। क्लियर? अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है और अनुच्छेद 43 के क में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये आर्टिकल में सिर्फ आपको होमवर्क दिया है। अगर आपने पहले वीडियो को अच्छे से वॉच कर रखा है तो आप इन आर्टिकल को बहुत आसानी से इनका आंसर लगा सकते हो। और जहां पर भी आप इन पर अटक रहे हो, जैसे 28 पर आप अटक चुके हो आप, कि 28 में क्या आएगा। क्लियर? 74 के फर्स्ट में आप यहाँ दिक्कत आ रही है, 33 में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो यही तो तैयारी है। जो आपके याद है उसे बार बार रिवाइज कीजिए, जो याद नहीं उसे लिख कर याद करिए, उसे बार बार लिख के याद करिए। आप जो पॉइंट आपको कमजोर लग रहा है कि ये पोर्शन मेरा कमजोर है, याद है, उसे आप लिखिए, याद करिए, रफली लिखिए, याद करिए, बार बार याद कीजिए। क्लियर? वो भी आपका ऐसे हो जाएगा जैसे आपका अनुच्छेद 14 याद है। जैसे आपने अनुच्छेद 14 को इतने अच्छे तरीके से वॉच कर रखा है, याद कर रखा है, तो आप 33 को भी, 74 के फर्स्ट को भी और 21 के ए को भी, इन सबको इस तरीके से ही याद कर लोगे जैसे आपके ऑलरेडी वो याद है। जितना एक पॉइंट को आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे वो आपको अपना सा लगेगा कि जैसे क्वेश्चन मेरा अपना है और ये आएगा तो गलत नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको हार्डली लग रहे हैं, हार्डली क्वेश्चन वो लगता है जहां से आपका टॉपिक अनटच रह जाता है। क्लियर? तो बार बार मैं आपसे फिर यही बोलता हूं कि आपको सिर्फ अपने फोकस पर भी, अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस रखना है। जो जितना सब्जेक्ट सिलेबस गवर्नमेंट ने लगा रखा है उस पर ही ध्यान देना है, उससे अलग आपको ध्यान नहीं देना है। और सिलेबस भी कर लो, वो भी बहुत होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप चल रहे हो। आप सिलेबस तो देखा जाए तो सब कुछ ही लगा रखा है, सब कुछ में भी सब कुछ ही लगा रखा है। क्लियर? तो कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ रखा है, सब पोर्शन से आपको पढ़ के जाना है, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। अब अगर आप सिलेबस तो आपका तैयार नहीं है और आपने मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो परीक्षा फेल हो जाती है। आप पहले से ये प्री प्लानिंग बनाइए कि मुझे ये तैयारी करनी है, तो इसमें संविधान में कितना सिलेबस है, इतिहास में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले आप प्रॉपर तरीका से पढ़िए, फिर प्रीवियस सेट में अपना एनालिसिस कीजिए और प्रीवियस सेट में ये देखिए कि ये टॉपिक, ये पोर्शन इतिहास का, संविधान का, साइंस का कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से क्वेश्चन कितने पिछले 20 साल में कहां से क्वेश्चन उठाए गए। तो ये अपना एनालिसिस आप प्रीवियस सेट से कर सकते हो। जो प्रॉपर क्लास आपने पढ़ी है वहां से आप अपने आप ही खुद ऑब्जेक्टिव बनाइए और पिछले प्रीवियस सेट देखिए, आपकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। बार बार मैंने आपसे बोला कि 60% हमेशा रिपीटेशन होता है
है, चाहे आप सिविल का एग्जाम दो, सिविल के एग्जाम भी बच्चे देते हैं, मेंस परीक्षा भी लिखते हैं। तो मेंस परीक्षा में सिविल वाले बच्चे करते क्या है, वो कोई ऐसा नहीं, कोई एक्स्ट्रा विद्वान, वो भी ऐसे विद्वान नहीं होते हैं। सिर्फ वो करते क्या है, वो भी एक ट्रैक पर रहकर तैयारी करते हैं और उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक पर रहकर वो उस परीक्षा को पास कर जाते हैं। उनको पता है कि पिछले 20 साल में इतिहास के प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन पूछे गए, मध्य से पूछे गए और आधुनिक से पूछे गए। तो उन सबका एक गट्ठर बनाकर पहले से लिख कर तैयार रखते हैं, बार बार उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको वहां छाप आते हैं। क्लियर, उनको लिखे आते हैं, उनका नंबर मिल जाते हैं, उनकी परीक्षा पास हो जाती है। क्लियर, बट ट्रैक पे रहना है आपको। अगर इतिहास प्राचीन भारत में उनसे पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पूछा तो लिखे आएगा बच्चा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखा है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करा रहा है तो वो बच्चा करके आ सकता है। क्लियर, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ पूछा जा रहा है या अशोक के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। क्लियर, बड़े बड़े क्वेश्चन जो पिछले 20 साल में मेंस परीक्षा में आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हर परीक्षा का अपना एक ट्रैक होता है, एक ट्रेंड होता है। मेंस परीक्षा बच्चे लिखते हैं तो पिछले प्रीवियस सेट उठाते हैं, मेंस के 20 साल के 10 साल के, उनको अच्छे से कोड कर, मेंस अच्छे से पहले से पहले 1 साल पहले उनको सब कुछ अच्छे से लिख कर तैयार करके लिख के चले आते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से परीक्षा पास होती है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, जो भी आप एग्जाम भर रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो, आप उसके लिए आपको अपना तैयार रहना है। और जितना भी प्रीवियस 20 साल में आया वो आप तैयार कीजिए, प्लस आप एक एक सब्जेक्ट की एक बुक रखिए, उसको अच्छे से वॉच कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, बार बार लिखिए, आप डेली उन पेज को बढ़ाइए। अगर आप डेली 40-20 पेज पढ़ रहे हो तो एक बार 20 पेज से खत्म करिए बुक को, फिर अगली बार 30 पेज से खत्म करिए, फिर 40 पेज से खत्म करिए, 50 पेज से, 100 पेज से। तो एक दिन ऐसा आएगा एक बुक को आप एक दिन में खत्म कर दोगे। क्लियर, वो टाइम कब आएगा जब बुक को आप 40 बार 30-35 बार आप रिवाइज कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, जो उसका क्रीम है उसे बाहर निकाल लोगे। इस तरीके से ये है। तो मैं भी आपको ये सब ये क्रीम ही बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको एक एक बुक भी रखनी पड़ेगी। क्लियर, अगर आपको बड़े एग्जामों के लिए तैयारी करनी है तो एक एक बुक आपके पास होनी चाहिए। छोटे की कर तब भी आपके पास सब्जेक्ट की एक एक बुक होनी चाहिए, जैसे जीके की एक बुक होनी चाहिए, या अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी होता है, वो भी आप ले सकते हो आप। क्लियर, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।